जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रिलेटेड टू द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन द गाइडेंस प्रोग्राम। देखिए, सेशन आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। यहाँ पे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि पहले इस प्रश्न को समझने की, टेक्निक्स की बात कर रहा है कि अलग अलग क्या प्रविधियां हैं जब हम गाइडेंस प्रोग्राम को कराते हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं किसी बच्चे के बारे में या कैसे हम उसको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आपके सामने अगर कोई गाइडेंस मांगने वाला है तो आप उसकी सब कुछ जानते हैं, आप उसकी बातों को जानते हैं, वो बिल्कुल आपका बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा तो होगा नहीं हर केस में। तो आप किन किन तरीक़ों का प्रयोग करेंगे, वही तरीके यहाँ पर बताए गए हैं कि अलग अलग परीक्षणों द्वारा हम गाइडेंस प्रोग्राम को रन करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हम सामने वाले के बारे में अधिक से अधिक चीज़ों को कम समय में, लिमिटेड टाइम में बता पाते हैं। ठीक, इसमें दो तरह के आप टेस्ट को पढ़ने वाले हैं। एक स्टैंडर्डाइज्ड है जिसको हम कहते हैं ना स्टैंडर्ड, मानकीकृत, और दूसरा अमानकीकृत। ठीक है, दो टेस्ट आप यहाँ मेजर तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसका कंप्लीट आंसर हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भविष्य में आपको इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी ऑथेंटिक वीडियोस जो है ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो जब भी हम बात करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, तो पहले तो हम इसको समझते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों है इन टेस्ट की। जस्ट मैंने बताया भी है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा। देखिए, हमें ज़रूरत क्यों है इस प्रकार के टेस्ट की, पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें गाइडेंस प्रोग्राम में जब भी हम करते हैं तो दो तरह की इवैल्यूएशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं, मतलब मूल्यांकन करने के लिए। आपके सामने कोई बच्चा आता है लेकर के, कि जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई बच्चा आता है, वो बोलता है कि मैम 10th के बाद मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो अब मैं उसको नहीं जानती हूँ, वो मेरे लिए अनअवेयर है कि मैं नहीं जानती, तो क्या मैं उसको तुरंत सलाह दे दूँगी कि नहीं बेटा ये ले लो, ये तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो मेरे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या इस बच्चे के लिए अच्छा होगा? नहीं। तो गाइडेंस क्या करता है? गाइडेंस का यही तो काम है, हेल्प करना, टू असिस्ट मोर देन असिस्टेंट, एक बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना, यही तो है गाइडेंस का काम। तो हम क्या करेंगे इस केस में कि इस बच्चे को अलग अलग टेस्ट देंगे, मतलब कि अब हम टेस्ट में जब आएंगे तब आपको बताएंगे। तो हम दो तरह के टेस्ट का पहले ये बता रहा है प्रयोग कर सकते हैं। एक टेस्ट है जो मानकीकृत है। मानकीकृत टेस्ट उसको कहेंगे जो सब कुछ पहले से डिसाइडेड है कि कैसे कराना है, कैसे करना है, सब चीज़ बिल्कुल फॉर्मल तरीके से है। या तो फिर हम इस बच्चे के साथ नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कि भाई चेंज होता रहेगा, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मुझे जानना है कि आपका इंटरेस्ट किस में, तो मैंने इंटरेस्ट टेस्ट ले लिया। मुझे आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो मैंने पर्सनालिटी टेस्ट ले लिया। डिफ़र करता रहेगा। तो दो मेजर तरीके से हम टेक्निक का यूज़ करेंगे गाइडेंस प्रोग्राम में। पहले इस चीज़ को अपने मस्तिष्क में बिल्कुल बैठाइए। कौन सा है? एक है मानकीकृत तरीका, मतलब पहले से माना हुआ है, उसको मैक्सिमम लोगों ने मतलब सहमति दी हुई है। और एक अमानकीकृत है जो कि मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इससे क्या होगा कि हम जिसको नहीं भी जानते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको हम बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट अल्टरनेट बता सकते हैं। ठीक, अब इन टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ एक साथ मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में तरफ जितने भी टेस्ट हैं आपको इनका नाम याद रखना है, और नॉन स्टैंडर्डाइज में जितना है इसको भी आपको याद रखना है। अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जितने भी आपके टेस्ट हैं, उपलब्धि परीक्षण हो, व्यक्तित्व परीक्षण हो, बुद्धि परीक्षण हो, रुचि हो, अभिरुचि हो, इन लोगों का काम क्या है? अभी हम स्टैंडर्डाइज के पूरे मेरिट डिमेरिट सब कुछ समझेंगे, लेकिन एक बेसिक समझिए कि ये टेस्ट पहले से पता होता है। अगर उपलब्धि परीक्षण है तो चाहे उसको मैं दूँ, मेरे लिए भी सेम होगा, आपके लिए भी सेम होगा, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी सेम होगा। उसको कैसे चेक करना है, कैसे उसका इवैल्यूएशन करना है, ये चीज़ भी पहले से फिक्स्ड है, बताई गई है, इसीलिए वो स्टैंडर्डाइज्ड है। और यही काम सबके लिए होगा। व्यक्तित्व परीक्षण आप लोगों ने किया होगा, बहुत सारा है। अगर कोई साइकोलॉजी मनोविज्ञान के छात्र हैं तो उनको भी पता होगा भाई 16 PF है आपका, MMPI है, JMPI है, बहुत सारा है पर्सनालिटी के लिए। इसी प्रकार इंटेलिजेंस टेस्ट आपके BEd के उसमें भी है, आपने इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि परीक्षण किया भी होगा। तो सबका मापने का तरीका एक ही है, किस तरह से करना है वो पहले से निर्धारित है। तो इस तरह के टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। क्लियर है?
देखिए शुरुआत की जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, अगर आप एक बार उनको समझ जाएंगे तो फिर आपको बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और यहीं अगर आप कंसंट्रेट होकर के ये नहीं समझ पाए कि स्टैंडर्डाइज नाम क्यों है, स्टैंडर्डाइज कहाँ क्यों जा रहा है, तो फिर तो आपको रटना ही पड़ेगा, लेके फिर बैठिए पूरी किताब। अगर हम नॉन स्टैंडर्डाइज की बात करें, मतलब अमानकीकृत, मतलब ये डिफ़र करेगा। आपके लिए करना है तो उसके लिए मैं कुछ और ले आऊँगी, उसके लिए करना है तो कुछ और कर लूँगी, ये डिफ़र करता रहेगा। जैसे इंटरव्यू, तो ये बताइए कि अगर आपको मतलब मुझे अगर जानना है कि अगर मेरे सामने 4 बच्चे आ गए, सबकी अलग अलग समस्या है कि ये करूँ, तो क्या मैं सबसे सेम क्वेश्चन पूछूँगी? नहीं ना, वो अलग अलग होगा कि नहीं। किसी से अगर किसी को 11th मिला है तो उसके अनुसार क्वेश्चन होगा, उसके लेवल के अकॉर्डिंग होगा। किसी को ग्रेजुएशन से प्रॉब्लम है, मतलब उससे जाने से संबंधित है, किसी को वोकेशनल प्रॉब्लम है, तो सबके लिए अलग अलग समस्या का होगा। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन आप किसका कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो वेरी करता है, उसके तरीके वेरी करते हैं। केस स्टडी भी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। कुछ केसेस बहुत क्रिटिकल होते हैं, कुछ सामान्य तौर पे होते हैं, तो एक सीधा रास्ता नहीं होता है। क्यूमुलेटिव आपके लॉन्ग में आपको पढ़ना भी है, मैं पढ़ाऊंगी भी, आपको बताऊंगी, कवर कराऊंगी। लॉन्ग में पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचयी अभिलेख, ये भी आपका नॉन स्टैंडर्डाइज के अंदर आता है। देखिए ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ये ज़्यादा नहीं पूछा है, मतलब आप कहिए तो शॉर्ट में भी ये कभी नहीं पूछा है। बट जो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, लॉन्ग की अगर मैं बात कर रही हूँ, जितने पे मैंने ये किया है, आपका रेक्टेंगल बनाया है, इंटरव्यू, क्यूमुलेटिव, क्वेश्चनायर, ये तीनों लॉन्ग में पूछे गए प्रश्न हैं। क्यूमुलेटिव तो रिपीटेड टाइम है, तो आपको इसको लॉन्ग के पर्पस से भी पढ़ना है, मैं बताऊंगी भी आगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पूरी चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में एकदम बैठ जाएंगी। क्यूमुलेटिव हो गया। सोशियोमेट्रिक, समाजमिति तकनीक, ये भी एक तकनीक अच्छी मानी जाती है और ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, और लास्ट में हो गया आपका क्वेश्चनायर। क्लियर है? देखिए जब हम अमानकीकृत परीक्षणों की बात करते हैं तो उसमें चाहे साक्षात्कार विधि हो, अवलोकन विधि हो, व्यक्ति अध्ययन हो, संचयी अभिलेख हो, समाजमिति विधि हो, आत्मकथा विधि हो या प्रश्नावली हो, रेटिंग स्केल भी आ जाएगा। इन लोगों का कोई फिक्स्ड मानक नहीं होता है, ये पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग, पर्सन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, वेरी होते रहते हैं। इसमें प्रश्न सामने वाले की क्षमता के, सामने वाले के स्तर के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन इसमें जो है नहीं बदलते हैं। अगर अचीवमेंट टेस्ट बनाया गया है तो वो चाहे आप दें, हम दें, कोई भी दे, सबके लिए वही एक जैसा प्रश्न है, लेकिन इसमें प्रश्नों में हेर फेर होता है। समझ में आ रही है बात? अब हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट की डिटेल में। देखिए ये एक ऐसा परीक्षण होता है जिसको कि प्रशासन जो हम करते हैं या फिर जो उसका मूल्यांकन करते हैं वो एक जो है आपके स्टैंडर्ड मैनर या कंसिस्टेंट मैनर में करते हैं, मतलब कि जो पहले से फिक्स्ड होता है उस तरीके से करते हैं। जो मैंने आपको बताया अभी, जितना मैंने आपको बताया, मैं जितना बताऊंगी वो उन्हीं चीज़ों का बिल्कुल मैंने आपको सार बताया है ताकि आपको क्लियर आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक, तो ये एक ऐसा टेस्ट है, कौन सा? मानकीकृत, ठीक है, या प्रमापीकृत जो आपका है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपका क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेट करा जाता है, या स्कोरिंग जो उसकी होती है, मतलब उसको कराने का तरीका या फिर उसको स्कोरिंग करने का तरीका सब कुछ पहले से स्टैंडर्ड मैनर में सेट होता है। अब इसमें जैसे कि देखिए इसमें मैंने लिखा है जो क्वेश्चंस हैं वो कभी चेंज नहीं होते, डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। प्रोसीजर है वो भी एक जैसा रहेगा। इंटरप्रिटेशन, क्या आपने सही किया, जैसे आपने अगर किया होगा, किया ही होगा सबने, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे जब आप करते हैं तो उसमें लिखा था ना कि 1 2 3 4 5, अब इसमें से आप दीजिए स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, 0 या फिर एग्री, इस प्रकार से। तो आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार अलग अलग आप चुनते हैं। फिर आप देखेंगे जब इंटरप्रिटेशन आता है, जो आपका स्टेनलेट आता है या फिर जो आपका आंसर आता है, तो उसमें लिखता है ना कि इसका इस प्रकार से होगा। तो ये क्या होता है कि पहले से ही बना आता है, फिक्स आता है कि भाई उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। आपका अंक उतने से उतने के बीच में आया तो आप बहुत अच्छा एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह से आता है। कंडीशंस आर प्री डिटरमाइंड, पहले से निर्धारित होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। एनी टेस्ट इन विच द सेम टेस्ट इज गिवन इन द सेम मैनर टू ऑल टेस्ट टेकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक, देखिए जो आपका परीक्षण है वही सेम परीक्षण दिया जाता है, उसी सेम मैनर में दिया जाता है, चाहे देने वाला कोई भी हो। मतलब कि सिर्फ व्यक्ति बदलेगा, टेस्ट वही रहेगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि दुकान है, दुकान वही है,
सिर्फ आदमी रोज़ रोज़ उसमें बदल जाएंगे, कोई कभी आके कुछ ले जा रहा है, कोई कभी आके कुछ ले जा रहा है, ठीक है। जैसे दुकान है मान लीजिए, तो उस दुकान पे बदलने वाले ग्राहक बस बदल रहे हैं, बाकी दुकान का तरीका सेम है, बेचने का तरीका सेम है, कपड़ों को टांगने का तरीका सेम है, रखने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक। अब जो ये मेथड होता है स्टैंडर्डाइज, इसको हम क्यों इतना प्रमोट करते हैं रेदर देन नॉन स्टैंडर्डाइज। अब वो जो है देखिए, पहले तो ये कि साइंटिफिक थियरीज़ पे ये बेस्ड होते हैं, जब इनको बनाने की प्रक्रिया से, इंटरप्रिटेशन की प्रक्रिया से वो एक जैसा रहते हैं। दूसरा, इनके नियम पहले से फिक्स्ड होते हैं, तो बायसनेस की कोई कमी नहीं होती है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये बाइस्ड है। थर्ड है कि इसमें रिलायबिलिटी होती है, चूँकि टेस्ट पहले से आपका प्री डिटरमाइंड होता है कि आपको कैसे क्या करना है, तो इनकी जो है आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है कोई भी आए वो सबके लिए सेम रहता है और एक जैसा ही कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। इनमें वैधता भी पाई जाती है, वैलिडिटी भी पाई जाती है, क्योंकि ये आप क्या करेंगे कि आप उसको मतलब कितने भी टाइम इंटरवल बाद आप चेक करें तो वो चीज़ वैध रहती है तब भी, क्योंकि आज अगर कोई 10 साल का है, जब वो 20 साल का होगा तब भी उसके लिए वो चीज़ क्या रहेगी, रिलायबल रहेगी, टेस्ट वही रहेगा। डेफिनेट मेथड्स होते हैं जिनके माध्यम से आपको करना है, तो ये सारे मेथड और वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात किया जाता है किसमें, आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। इसके टाइप्स अभी मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी हैं, अब तक आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद करिए, चाहे आपका अचीवमेंट टेस्ट हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, पर्सनालिटी हो, इन्वेंट्री हो, जितना हमने लिखा है, ठीक है। चाहे आपका जो भी टेस्ट है, उपलब्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है, सब ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, स्पेसिफिकली स्टेटेड पर्पस, इनका पहले से कुछ विशिष्ट उद्देश्य होता है। बुद्धि मापनी है तो आपका इंटेलिजेंस पे जाएंगे, व्यक्तित्व को देखना है कि इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है क्या है, तो उसके लिए पर्सनालिटी पे जाएंगे, तो मतलब पहले से विशिष्ट उद्देश्य इनका फिक्स्ड है। इस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड स्कोरिंग टेस्ट, पहले से ही इस्टेब्लिश इनका जो प्रोसेस होता है, कैसे करना है, स्कोरिंग कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, सब कुछ पहले से है। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, रिज़ल्ट आने के बाद कि अगर 10 से 20 के बीच में आए तो बहुत अच्छे, 30 से बाहर गए तो आप एक्सट्रोवर्ट हो गए, तो मतलब रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन पहले से रहता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्पल पॉपुलेशन, मतलब कि ये क्या करते हैं कि जब ये टेस्ट बनाया गया है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी पॉपुलेशन के ऊपर करके देखा गया है। सैम्पल पॉपुलेशन किसको कहते हैं, तो देखिए जैसे ये आपकी पूरी जनसंख्या है, मान लीजिए ये आपकी पूरी जनसंख्या है, जो मैं डॉट बना रही हूँ सब आदमी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपकी जनसंख्या, अब इस जनसंख्या में क्या है कि मैंने कुछ लोगों को 3, 4, 5, 6 लोगों को उठा लिया और ये मेरे लिए बन गए क्या, सैंपल। तो ये क्या करते हैं कि इन सैंपल के ऊपर अपने टेस्ट को करते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, तो यही स्टैंडर्डाइज टेस्ट को कह रहा है, ठीक है। कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपल पॉपुलेशन, इसमें जितनी चीज़ें हमें बताई जाती हैं वो सैंपल पॉपुलेशन के अंतर्गत होती हैं। क्लियर। लेट्स सी द इम्पॉर्टेंस, क्या महत्व होता है इनका। सबसे पहला महत्व है कि ये गैप को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे का इंटेलिजेंस देखना है कि उसकी कहाँ वो उसका जो है कमज़ोर गैप है, तो उस टेस्ट के माध्यम से हम उसको करा करके पता कर सकते हैं। इसके साथ एकेडमिक प्रोग्रेस को भी हम जो है इससे मेज़र कर सकते हैं। अचीवमेंट गैप्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी अचीवमेंट मतलब दक्षता, मतलब कि जो आपका कोई आपने प्रक्रम पढ़ लिया, कोई विषय पढ़ लिया, उसको कितना अच्छे से आप उसमें उपलब्धि ले पा रहे हैं। रिलायबल होता है, ठीक, विश्वसनीय होता है, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसका जो है वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। लेट्स सी द मेरिट एंड डीमेरिट। देखिए मेरिट तो आप लोग आसानी से अब लिख लेंगे। पहला तो ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल व्यवहारिक है और आपका प्रायोगिक है और इजी टू एडमिनिस्टर है, क्योंकि सब चीज़ पहले से पता है, चेंजेस नहीं होना है। रिजल्ट्स क्वांटिफिएबल होते हैं, मतलब कि रिजल्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिपोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, देखिए जब रिसर्च करते हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल दो स्टडी होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि आपने क्या किया कि एक स्टडी को किया, उस पर सब पर इम्प्लाई कर दिया, अब आने वाले जितने लोग भी आएंगे सबके लिए वो एप्लीकेबल है। स्कोरिंग इज़ कम्प्लीटेड बाय कंप्यूटर, स्कोरिंग इसका कंप्यूटर द्वारा है, पहले से सब कुछ है, तो इसमें बायसनेस की कमी नहीं होती है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। लेट्स सी द डीमेरिट, इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि सैम्पल पॉपुलेशन का यूज़ कर रहे हैं और उसको फॉलो कर देना पूरी पॉपुलेशन पर, तो भाई जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो तो नहीं दिख रही इसमें। दूसरा, नॉट कैटर नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या वो सभी बच्चों तक रीच बना पाएगा? नहीं, तो ये सब तक नहीं पहुंच पाता है। नॉट एसेस हाई लेवल थिंकिंग स्किल्स, इनके माध्यम से हम ये नहीं देख सकते हैं कि बच्चे की थिंकिंग लेवल क्या है,
ठीक, कुछ आप प्रश्न ले आ रहे हैं जो पहले से निश्चित है, आप उस पर टिक लगवा करके देख करके करवा ले रहे हैं, तो थिंकिंग लेवल का पता नहीं लग पाएगा। सो ये आपके क्या थे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट थे। अभी हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट के जो आपके टाइप हैं जो हमने पढ़ा, चाहे वो आपका व्यक्ति परीक्षण हो, जो है बुद्धि परीक्षण हो, रुचि अभिरुचि, उसको हम शॉर्ट में भी देख लेंगे। अब हम देखते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को, अप्रमापीकृत या अमानकीकृत परीक्षण क्या होता है। देखिए, जब हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज, तो नॉन स्टैंडर्डाइज का सीधा सा अर्थ है कि इसको किसी ने बनाया नहीं, इसको टीचर्स बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, कोई भी। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, क्लासरूम टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लासरूम टेस्ट। इट इज़ एन इनफॉर्मल टेस्टिंग, एक प्रकार से इनफॉर्मल टेस्टिंग की तरह ये होता है। ये यूजुअली जो है डेवलप्ड और डिज़ाइन टीचर द्वारा ही किया जाता है। दिस एसेस दैट स्टूडेंट लर्निंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ओवर अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ स्टडी। जैसे कि कोई पाठ्यक्रम ख़त्म हो गया या टीचर ने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी, अब उनको देखना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो इसके लिए वो एक टेस्ट बना देंगे जो इनफॉर्मल आपका होगा, अनौपचारिक होगा। तो वो टेस्ट क्या कहलाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा। इसकी रचना टीचर सुविधा और बच्चे की आवश्यकता अनुसार करेगा या करेंगी, ठीक है। इसके टाइप आप लोगों ने पढ़ लिया है, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, क्यूमुलेटिव, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, ऑटोबायोग्राफी, एनेक्डोटल, सब इसका है, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी द मेरिट एंड डीमेरिट। मेरिट क्या है, सबसे पहली चीज़ कि इससे हमको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है बच्चे के बारे में। जैसे कि अगर मुझे बच्चे के बारे में जानना है कि उसकी थिंकिंग लेवल कितनी अच्छे से डेवलप हुई है, कितना अच्छे से वो दे सकता है, तो मैं इंटरव्यू का यूज़ कर सकती हूँ, केस स्टडी का यूज़ कर सकती हूँ। मतलब जब मुझे पर्टिकुलर कोई एकाक चीज़, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ आउट करना होगा, तो ये मेथड मेरे लिए बेस्ट है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती हूँ, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकती हूँ। इसमें फिक्स्ड नहीं है कुछ भी, पहले से मैंने ही डिज़ाइन किया है, मैं ही इसको स्कोर कर रही हूँ। रिफ्लेक्ट रियलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, कहीं ना कहीं बदलते परिवेश के साथ, बदलते समाज के साथ हम इसकी रियलिटी को भी शो आउट कर सकते हैं। हेल्प इन इन्हांसिंग द लर्निंग प्रोसेस, इसके साथ ही ये लर्निंग प्रोसेस को भी इन्हांस करने में मदद करता है। कौन, नॉन स्टैंडर्डाइज। कैसे करता है, अब शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, उनको लेना है कि मैंने 2 यूनिट पढ़ा दिया, 2 यूनिट का टेस्ट लेना है। इनफॉर्मल तरीके से उन्होंने बच्चों से पूछ लिया क्वेश्चनायर के रूप में कि अच्छा ये चीज़ें हैं, तो जब आपने पढ़ा होगा ध्यान से तभी तो आप बता पाएंगे। तो इससे क्या है, लर्निंग प्रोसेस भी बेटर होता है। डीमेरिट क्या है कि इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि टीचर ने खुद ही बनाया है और खुद ही, तो कभी कभी इसमें बायसनेस आती है, डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। और इसके साथ ही स्कोर, इसको आप दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए टीचर ने आपका भी इंटरव्यू लिया, टीचर ने आपका भी इंटरव्यू लिया, बट अगर आप कहें कि दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, तो ऐसा इसमें नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। हम मेजरमेंट या कंपैरिजन कब करते हैं, 2 क्वांटिटी का, जब दोनों क्वांटिटी एक जैसी होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, क्योंकि आपके अंदर एक अलग यूनिकनेस है, सामने वाले के अंदर एक अलग यूनिकनेस है, सब अपने अपने आप में यूनिक हैं। तो आप किसी भी 2 क्वांटिटी को तब तक मेजर या कंपेयर एक साथ नहीं कर सकते जब तक वो दोनों सेम हो। और ये तो भाई सर्वविदित है कि कोई भी एक व्यक्ति अपने दूसरे के समान हो ही नहीं सकता, ठीक। तो ये आपका नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के मेरिट और डीमेरिट हो गए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, हम 2 लाइन बस इनका देखेंगे। जैसे पर्सनालिटी टेस्ट है, तो पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, स्पेशल प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग प्रॉब्लम। अगर व्यक्तित्व परीक्षण करना है तो हम बच्चे का, अगर मान लीजिए व्यक्तित्व में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप देखेंगे कि जब आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपको उसमें व्यक्ति के भी अलग अलग प्रकार दिखते हैं, व्यक्तित्व में भी। तो वो जो मापनी बनाई जाती है उसमें फिर जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं कि व्यक्तित्व में आपके किस क्षेत्र की बहुलता है, उस हिसाब से वो प्रश्न पूछते हैं, फिर स्टेंसिल्स के माध्यम से आप चेकआउट करते हैं। तो लर्निंग के फील्ड में अगर हम देखें तो अगर आपको करियर या अपने शिक्षा संबंधित जो चीज़ों को जानना है कि व्यक्ति का उसमें रुझान है या नहीं, किस करियर में, किस जॉब में आप अच्छे से जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग। अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो ये कोई भी सीखा गया जो कार्य है, उस कार्य का कौशल और उसका ज्ञान आपको कितना अच्छे से याद है, कितना अच्छे से आप समझ पाए हैं, इस चीज़ को देखने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। डिज़ाइन टू मेजर अ नॉलेज एंड स्किल्स लर्नड बाय लर्नर इन ए स्कूल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुचि परीक्षण जिसको हम कहते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, जैसे कुडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, ली थॉट इन्वेंट्री।
ठीक है, नाम याद रख सकते हैं तो ठीक है, एग्जाम में लिख सकते हैं, नहीं याद हो रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑलरेडी इनफ कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए इंटरेस्ट जो है ना सीखा या विकसित भी किया जा सकता है और जन्मजात दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। इंटरेस्ट आप डेवलप भी कर सकते हैं और इंटरेस्ट जो है वो आपका बाय बर्थ भी होता है। एप्टीट्यूड अभिरुचि की बात करें तो एप्टीट्यूड जन्मजात होता है, बस आपको उसके अकॉर्डिंग इन्वॉल्वमेंट मिलने का देर है। इंटेलिजेंस बुद्धि परीक्षण, इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इस प्रकार से और भी टेस्ट हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका जो इम्पॉर्टेंट है मैं वहाँ बोलती हूँ, बाकी ध्यान देना ना देना, अगर आप अपने भाई लाइफ के प्रति जागरूक है तो आप खुद पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैं इसमें बिल्कुल भी आप कहिए तो मैं 98% भी मैं अनवांटेड चीज़ों को लाती ही नहीं हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एकदम कंक्रीट चीज़ें हैं उसको टू द पॉइंट लिखती हूँ। इसलिए जो आपका पेपर है अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्डाइज किसी साल पूछा है, किसी साल नॉन स्टैंडर्डाइज, और सेकंड पार्ट में इन्होंने दूसरा क्वेश्चन लगा दिया, जैसे इंटरव्यू लगा दिया, क्वेश्चनायर लगा दिया, या फिर जो हमारा एक और क्यूमुलेटिव अलग से ही दे देगा, ठीक। तो इंटरव्यू हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में इस वीडियो में आपको बस क्यूमुलेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। लेट्स सी द इंटरव्यू मेथड। देखिए इंटरव्यू अगर समझना है तो बहुत ईजी है, इसको वर्ड को तोड़िए, इंटर और व्यू। इंटर का मतलब क्या होता है, अंदर, और व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। तो मतलब किसी व्यक्ति के अंदर देखना। अगर हमको लिखना है, अगर उसके नॉलेज को जानना होता है तो हम तो सब्जेक्टिव टेस्ट करा सकते हैं ना, लिख कर देख लेंगे कि उसकी मानसिक सोच कितनी है, किस प्रकार से सोचता है, सब चीज़ पता लग जाएगा। लेकिन इंटरव्यू क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसके माध्यम से आप व्यक्ति को सामने से बैठा करके उसके पर्सनालिटी के इंटरनल पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं कि इस करंट प्रेजेंट मुद्दे पर इस व्यक्ति की राय कैसी हो सकती है, इस व्यक्ति के बोलने का तरीका कैसा हो सकता है। ये इंटरव्यू है। इंटरव्यू ऐसे आप याद रखिए, इंटरव्यू मतलब अंदर की तरफ देखना, व्यक्तित्व के अंदर के जो पहलू हैं उनको समझना। इंटरव्यू, चैपलिन ने कहा है कि इंटरव्यू क्या है, एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन दिया गया है चैपलिन के द्वारा कि इंटरव्यू एक आपका सामने मतलब फेस टू फेस आपका कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो गुडे एंड हेड की है, जो कहता है कि इंटरव्यूइंग इज़ फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये एक बेसिक तरीके से देखें तो ये आपका क्या है, एक प्रकार से सामाजिक अंतरक्रिया का क्या है, प्रक्रिया है जो इंटरव्यू है, गुडे एंड हार्ट ने कहा है। अंदर देखना जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक। इंटरव्यू देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ईजी है इंटरव्यू, जैसे आप नॉर्मली देखते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं समराइज़ कर दूंगी तो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला ये गोल ड्राइवन होता है, पहले से कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य, तभी तो आप इंटरव्यू में जाते हैं, बताते हैं, कोई ना कोई टॉपिक होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिमम 2 पीपल। इंटरव्यू आप एक साथ सिंगल भी ले सकते हैं, मतलब ग्रुप में भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यू देने वाला, ठीक। नो टाइम बाउंडेशन, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, ऐसा कि नहीं 2 मिनट का इंटरव्यू होगा, 5 मिनट का, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले से इंटरेक्शन किस प्रकार की हो रही है। कंट्रोल्ड बाय इंटरव्यूअर, लेकिन इसमें ज़्यादा इफेक्टिव पक्ष किसका होता है, इंटरव्यूअर का होता है। इंटरव्यूअर काफ़ी अटेंटिव होता है और वो इस पर कमांड रखता है कि उसको कहाँ क्या पूछना है। आप देखते होंगे कभी कभी, अगर आपने इंटरव्यू देखा है, बहुत सारे इंटरव्यू आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे, देखा ही होगा सबने। तो उस केस में क्या होता है कि अगर जो देने वाला है वो अगर जो है मान लीजिए टॉपिक से हटकर कुछ और बताने लगता है, तो आप देखेंगे इंटरव्यूअर जो होता है बीच में ही काट करके अपना प्रश्न दोबारा से दूसरा कुछ बोल देता है। तो मतलब कंट्रोल ज़्यादा किसके हाथ में है, जो लेने वाला है, इंटरव्यूअर। मे भी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, अभी हम टाइप में पढ़ेंगे कि टाइप है तो ये आपका स्ट्रक्चर भी हो सकता है और नॉन स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। क्या होता है ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, अगर आपने क्वेश्चन का सेट पहले से बनाकर रखा है कि मुझे ये चीज़ें ही पूछनी है, दैट इज़ स्ट्रक्चर। अगर सामने वाले व्यक्ति को देखा कि अच्छा उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है और फिर आपने क्वेश्चन एट दैट मोमेंट रैंडमली बनाया, तो वो आपका अनस्ट्रक्चर होगा। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। सिंपल जो डेफिनेशन हमने लाई, आप देखिए वहीं से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी इसको इजीली, बस आप इंटरव्यू देखे हैं ना, नहीं देखें तो यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारा पढ़ा है, IAS PCS बहुत सारे लोगों का पढ़ा हुआ है, ठीक। तो
बस आप उसको देखिए, उसको देखते ही जो व्यवहारिकता से आपको जो उसमें ऑब्जर्वेशन है वही आपको यहाँ लिखना है और कुछ नहीं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, इंटरपर्सनल सिचुएशन होती है। इंटरपर्सनल बार बार बताती हूँ, कन्फ्यूज़न मत किया करिए। इंटर का मतलब होता है दो लोग हैं, ठीक है, तो दो लोगों की जो यहाँ कंडीशन को बताता है। इंट्रा होता है तो वो सेल्फ के साथ होता है, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टाइप की बात करें तो देखिए, टाइप में स्ट्रक्चर होता है, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और एक कंप्यूटराइज्ड इंटरव्यू भी होता है, वो भी होता है, ठीक है। बट वो ये आप में लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है, कंप्यूटराइज भी होता है। देखिए, चूँकि आपका सिलेबस में जैसा है तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, बट ये होता है, आप इसको जाने रहिए। स्ट्रक्चर्ड मैंने आपको बताया, जिसमें क्वेश्चंस पहले से फिक्स्ड होते हैं। ये आपको अगर लगता है कि एग्ज़ाम में नहीं, मेरी कॉपी फिल नहीं हुई है, मुझे जितना पेज चाहिए 3 पेज मैं लॉन्ग में लिखता हूँ या लिखती हूँ या 4 पेज लिखती हूँ और मेरा आंसर नहीं कंप्लीट है, तब उस केस में आप इसको और डिटेल में बता सकते हैं, ठीक। तो स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा कि यहाँ पे जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्या पूछना है, कैसे पूछना है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में कुछ पहले से फिक्स्ड क्वेश्चन है कि ये चीज़ें पूछ लेंगे और कुछ नॉन फिक्स्ड रहते हैं, कुछ रैंडमली भी आपने बना लिया। अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी आपने पहले से लिखा नहीं है, टाइमिंग कुछ भी नहीं आपको पता है, बस सामने वाला आएगा, उसको देखने के साथ आपके दिमाग में जिस हिसाब के प्रश्न आएंगे आप उसको रैंडमली पूछेंगे। कंप्यूटराइज में क्या है कि पहले से फिक्स्ड आएगा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, वो कंप्यूटराइज हो जाएगा। प्रक्रिया क्या है आपके इंटरव्यू लेने की? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू लेना है तो सबसे पहले प्रिपरेशन करना होगा कि नहीं, कि अच्छा इंटरव्यू लेना है तो पैनल वैनल सब चीज़ का, भाई अगर एक लोग ले रहे हैं, सिंगल लोग, या फिर इंटरव्यू जो लेते हैं ढेर सारे लोग, जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका पूरा जो लेने वाली होती है ग्रुप, उसको पैनल कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन करना, फिर उसका एग्जीक्यूशन करना, संचालन करना। अब आपने इंटरव्यू दे दिया, एग्जीक्यूट हो गया, फिर अनुक्रिया का रिस्पॉन्स का रिकॉर्ड करना कि आपने क्या रिकॉर्डिंग की, वो भी होता है कि भाई आपने क्या क्या किया। फिर क्लोजिंग करना, मतलब फिर उसका समापन करना कि आपने अब इंटरव्यू दे लिया, अब उसके बाद का क्या है कि क्लोज करना। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरव्यू रिपोर्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो इंटरव्यू रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे जब आपने एक्शन रिसर्च पढ़ा होगा, क्रियात्मक अनुसंधान, तो वहाँ भी आप 8 चरण जो हमने पढ़े थे हेराल्ड एंडरसन का, वहाँ पे समस्या के चयन से लेकर के आखिरी भावी कार्य योजना तक जो 8वां था, तो उसके बाद हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो वैसे ही जब इंटरव्यू होगा तभी तो उस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता लगेगा ना कि हमारा जो लर्नर है वो कैसा है, और उसको फिर प्रेजेंट करना, बताना कि कहाँ कहाँ उसकी कमी हो रही है, कहाँ कहाँ उसके सही हो रहे हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप सिंपल जो है, अगर यूट्यूब पे जो इंटरव्यूज़ पड़े हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आप देखेंगे ये चीज़ तो आपको नहीं दिखाई जाती है प्रिपरेशन कैसे होता है, बट ये आपको जानना है। संचालन आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार से वो पूछते हैं, फिर आप देखेंगे कि उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है रिस्पॉन्स की, तभी तो आपको दिखाया जा रहा है। फिर इंटरव्यू का समापन होता है तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, चलिए। तो आप देखेंगे कि जो इंटरव्यूअर है जब वो उनसे पूछ रहे होते तो वो कुछ लिख भी रहे होते हैं, तो वही उनका क्या है, इंटरव्यू रिपोर्ट है। और उसके बाद जब वो रिपोर्ट लिख लेते हैं तो उसके बाद जब दोबारा से लर्नर आते हैं तो वो उनको बताया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कि आपने इस पॉइंट पर ज़्यादा बोला, आपको अगर नहीं आ रहा तो आपको इस प्रकार से बोला, तो उसको प्रेजेंट करके बताना होता है, ठीक है। लेट्स सी द मेरिट एंड डीमेरिट। तो मेरिट तो इसका बहुत है। देखिए, वाइडली यूज टेक्निक इन गाइडेंस, वाइडली यूज्ड है। क्यों वाइडली यूज्ड है भाई? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी मेथड है ये क्या होता है, बहुत सारी जगह ईजिली आप कर सकते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा है उसका भी गाइडेंस करना तो भी इसकी मदद से आप कर सकते हैं। लेस टाइम में अधिक से अधिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं आप इसकी मदद से। डिटेल्ड क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं और उसमें लर्नर बता भी सकता है, कम टाइम में अपने एक्सप्रेस कर सकता है, तुरंत इंस्टेंट आने वाले उसके सोचने की थिंकिंग की तरीका पता लग सकता है। इंटेंस स्टडी हो सकती है, कॉर्डियल और सिंपैथेटिक रिलेशन होते हैं यहाँ पे। आप देखेंगे इंटरव्यूअर जब जाता है तो ऐसा लड़ाई के मूड से, दोनों एकदम अच्छे से शांति से जाते हैं, बैठते हैं, जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की यहाँ कोशिश की जाती है, और ये इलिटरेट और चिल्ड्रन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लचीलापन भी होता है। क्लियर है इतनी बातें? कि ऐसा है कभी कभी कुछ बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो आप देखेंगे उनको इंटरव्यूअर खुद कहते हैं कि आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा आप नॉर्मल हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी लाती हैं। लेट्स सी द डीमेरिट। डीमेरिट क्या है इंटरव्यू का, कि सबसे पहले तो अगर स्किल्ड और ट्रेंड इंटरव्यूअर नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके लिए देखिए इंटरव्यूअर की खासियत क्या है कि वो आपके अंदर की जो इसका मेन काम है, इंटरव्यू आपके अंदर की जो बातें हैं उसको बाहर निकाले, कि जो कमी है उसको आप सही कर सकें, इसका मेन उद्देश्य ही यही होता है। तो अगर वो स्किलफुल नहीं होगा, अगर उसको खुद ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं होगी टीचर को, तो वो कैसे बताएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस,
यहाँ पर बायसनेस हो जाता है। क्यों बायसनेस है, अब उसको सोचिए। मान लीजिए कि मैं इंटरव्यू लेने बैठी, अब मेरे दिमाग में ये है कि भाई अगर जो चश्मा लगाने वाला बच्चा, ये मैं एक बात बता रही हूँ, मैंने पूर्वाग्रह है कि अगर कोई चश्मा लगाता है तो वो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होगा। तो अगर कोई बिना चश्मे का आया तो पहले ही मेरे दिमाग में आ जाए कि इसने चश्मा नहीं लगाया, इसने अच्छा नहीं होगा। या मान लीजिए मैंने सोच लिया कि अगर लड़का जो है उसके बियर्ड हैं तो वो अच्छे नहीं हैं, तो अगर कोई बियर्ड में आ गया तो इसका मतलब है कि वहाँ भी मेरा पूर्वाग्रह है। तो यहाँ हेलो इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। हेलो इफेक्ट क्या होता है कि इस केस में मेरा जो सोच है, मेरी जो सोच है वो मैं सामने वाले जो आने वाले कंटेस्टेंट है उनके ऊपर क्या कर देती हूँ, हावी कर देती हूँ। अगर मेरा सोचना किसी विषय में कुछ है, सामने वाले का अगर उससे अलग जाता है तो वहाँ पर फिर वो निगेटिव इफेक्ट पड़ने लगता है, ठीक है। सो बायसनेस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। एक्सपेंसिव टेक्निक है ये आपका, और नेचुरल आंसर की कमी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रट के आते हैं, पता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो भाई हम तो बताएंगे ही वही कि जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, पहले से रटा जाता है एकदम। तो ये नेचुरल आंसर की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी हो जाती है इंटरव्यू में। तो देखिए इंटरव्यू आपका हो गया है, इतना ही आपके लिए इनफ है, क्योंकि आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो एक क्वेश्चन में देखिए आपके लिए इतना सारा कंटेंट है, आपको क्या क्या लिखना है, उसकी प्रक्रिया लिखनी है, उसका इंपॉर्टेंस लिखना है, मेरिट डिमेरिट लिखेंगे, होता क्या है, टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। सोशियोमेट्री इसको हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में कवर करेंगे, बस इतना ही, ठीक है। मेरिट डिमेरिट, क्योंकि ताकि आपसे शॉर्ट में पूछे तो ये कवर हो जाए। सोशियोमेट्री टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ एकदम ईजी, कि सबसे पहले इसको जेएल मोरेनो और हेलन जेगिंग्स ने इसको क्या किया था, डेवलप किया है। किसने किया है, जेएल मोरेनो और हेलन जेगिंग्स। सोशियोमेट्री नाम से, ये सोशियो का मतलब क्या होता है, सोशल, क्या होता है भाई, सोशल, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेज़र करना। क्या होता है, मेज़र करना। तो यहीं से है सोशियो, जो आपका ये वर्ड है ये किससे निकला हुआ है, सोशस से। लेटिन वर्ड है आपका सोकस, इससे निकला है सोकस। क्या नाम है इसका, सोकस, इससे निकला है, जिसका मतलब होता है साथ, कॉम्पेनियन। तो आप साथ कॉम्पेनियन नहीं भी याद है तो सोसाइटी, सोशल, उसी से होता है समाज। और मेज़र मतलब समाज का मूल्यांकन या समाज का मेजरमेंट। तो किसका मेजरमेंट, हम समाज में किसका मेजरमेंट करेंगे, किसी व्यक्ति का ही तो करेंगे ना। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के सामाजिक रिलेशनशिप को मेज़र करते हैं। समझ में आया। देखिए मैं इसलिए आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में ये रटना जो मैं लिखी हूँ, ये पॉसिबल नहीं कि आप एज इट इज़ लिख दें, लेकिन जो आप समझे रहेंगे आप उसके बेस पे बना के ज़रूर लिख देंगे। 2 भाग में, जैसे इंटरव्यू को हमने जो है डिवाइड किया, इंटरव्यू, कुछ नहीं याद आएगा तो वो तो याद आएगा ना, चैपलिन की डेफिनेशन तो याद आएगा ना, फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, ठीक, फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इतना तो याद आएगा। तो इसी तरह सोशियो, सोशस हो जाएगा, और उसके बाद आपका मेट्री। मेट्री का मतलब क्या था, जैसे हम जियोमेट्री पढ़ते हैं ना, आपने सबने पढ़ा होगा जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में जियो का मतलब क्या है, जो आपका अर्थ होती है या जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है। मेट्री का मतलब मेजरमेंट, तो उसका मेजरमेंट पूरा हो गया जियोमेट्री। यहाँ क्या है, सोशियोमेट्री। तो सोशियो का मतलब क्या हो गया, सोशल मतलब सामाजिक, और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो सामाजिक रिलेशनशिप का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो होती है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। यूज़ किसने किया, सबसे पहले डेवलप किसने किया, जेएल मोरेनो एंड हेलन जेगिंग्स। क्लियर हुआ इतना। अब आगे देखिए लैटिन वर्ड सोशियस से बना है, जिसका मतलब होता है साथ, कॉम्पेनियन, और मेट्रम मतलब होता है मेजर। डेवलप किसके द्वारा किया गया, मैंने बता दिया है। टेक्निक यूज टू मेजर सोशल रिलेशनशिप इन अ ग्रुप। किसी भी एक ग्रुप में उस व्यक्ति का सोशल रिलेशनशिप क्या है ये देखा जाता है। सोशियोमेट्री इज़ अ टेक्निक, ये एक ऐसी प्रविधि होती है फॉर डिस्क्राइबिंग सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। एक इंडिविजुअल का उसके ग्रुप के साथ कैसा रिलेशन है, उसके कम्युनिटी के साथ कैसा रिलेशन है, वो हम देखने का काम करते हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक से। इसके कई टेक्निक्स हैं, जैसे देखिए हम अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। एक है सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आई थिंक क्लास 10th में है, या आई थिंक क्लास 11th में, 10th में आई थिंक मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आपका रोज़ और कॉलम वाला होता है, ये आपका मैट्रिक्स, इधर से भी आपका डायगोनली करेक्ट होता है। तो ये आपका सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है जो रिलेशनशिप को करता है। तो आपको इतना डीप में नहीं जानना है, बस ये जानने कि इसकी 3 टेक्निक मेजर हैं। एक सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सोशियोग्राम है जो डायग्राम के माध्यम से होता है, और एक सोशियोमेट्रिक इंडेक्स, इसमें कुछ फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जो सोशियोमेट्रिक्स इंडेक्सेस कहलाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स, सोशियोग्राम और इंडेक्सेस। मैट्रिक्स में आपको करना कुछ नहीं, सिंपल ऐसे ही ड्रॉ करके आपको दिखा देना है। और सोशियोग्राम देखिए ये आप समझने की कोशिश करिए, काफ़ी इजी है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई लर्नर है ए,
हमको देखना है कि इसका सोशियोमेट्रिक टेक्निक से कि इसका भाई सोशल रिलेशनशिप कैसा है। तो हम क्या करेंगे कि इसके रहने वाले बाहर पड़ोसी से पूछ लेंगे, इसके गांव में रहने वाले लोगों से पूछ लेंगे, इसके भाई बहन से पूछ लेंगे, मतलब अलग अलग लोगों से हम इसके बारे में पता करेंगे और उनका रिश्ता भी देखेंगे कि क्या दोनों तरफ बाइलिंगुअल है, आपके साथ कैसा रिश्ता है, किसके साथ। तो मतलब समाज में लोगों से पूछ कर कि उसकी कैसी अंतरक्रिया हो रही है, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, उसके आधार पे हम इसका मूल्यांकन करते हैं और यही विधि होती है सोशियोमेट्रिक विधि। क्लियर है इतनी बात? काफ़ी इजी विधि है। मेरिट और डीमेरिट देखिए, मेरिट क्या है? डिटरमाइन नेचर एंड डिग्री ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बताता है कि समाज में आपकी कितनी बनती है, आपका व्यवहार कितना सकुशल है। ये भी दिखाता है कि आइडेंटिफाई आइसोलेटेड, मतलब अगर आपका समाज में व्यवहार किसी से अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप कैसे हैं? आइसोलेटेड हैं, आप अकेले हैं, मतलब आपकी जो टेंडेंसी है वो अकेले रहने वाली है। सिंपल है, इकोनॉमिकल और नेचुरल मेथड है, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन है। ठीक। डीमेरिट क्या है? रेटिंग बाय वन एंड अनदर इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस, होता है ना कि जैसे आप देखेंगे गांव में या शहर में भी कि सामने वाले को भाई लोग अपने अकॉर्डिंग जज करते हैं। तो जजमेंट जो होता है वो ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपके बारे में सच ही बोल रहा हो, आज के डेट में तो बिल्कुल ही नहीं। ऑल क्वालिटीज़ कैन नॉट बी मेजर, और इसकी मदद से हम हर एक गुणों का मापन नहीं कर सकते हैं, किससे? समाज मिति विधि के द्वारा। ठीक। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। भाई ऑब्जर्वेशन मेथड शॉर्ट में पूछा गया है, शॉर्ट मैंने मैराथन ऑलरेडी करा दी है, आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पे करा रही हूँ, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहीं से आप इसको देखेंगे, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन लैटिन वर्ड से बना है ऑब्जर्व। देखिए जितने भी मैंने मेथड बताए हैं एकदम इजी टेक्निक है कि उसके वर्ड्स को बाइफर्केट करा करिए, कि तोड़ कर देखा करिए कि बनता क्या है। ऑब्जर्व, ऑब का मतलब होता है बिफोर, सर्व का मतलब होता है कीपिंग, मतलब बिफोर कीपिंग, मतलब आप पहले से किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। ऑब्जर्व, मूजर की डेफिनेशन है ऑब्जर्वेशन इम्प्लाई द यूज़ ऑफ आइज़, आइज़ आँखों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, रेदर देन द ईयर एंड द वॉइस, जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वॉइस और जो आप कान यूज़ कर रहे हैं सुनने के लिए, इस दोनों से ज़्यादा प्रयोग किसका करना है? अपनी प्यारी प्यारी आँखों का प्रयोग करना है। किसमें? अवलोकन विधि में। क्लियर है? अब भाई टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कई हैं, इसके अलावा भी कई सारे होते हैं। पहला है कैजुअल या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ये कैजुअल मतलब नॉर्मली हमारी हैबिट की वजह से होता है, जैसे कि हम बाज़ार में किसी अतरंगी को देख लेते तो ऑलरेडी नेचुरल है कि वहाँ सबकी नज़र चली जाती है। तो आजकल का तो ट्रेंड हो गया कि लोगों को अतरंगी बनना है, ताकि क्योंकि लोगों को पता चल गया है साइकोलॉजी कि हम जितने रंग बिरंगे रहेंगे लोग हमको उतना ऑब्जर्व करेंगे। तो ये होता है आपका कैजुअल या साइंटिफिक, कि मतलब बिना सोचे समझे वहाँ चला ही जाता है नज़र। नेचुरल ऑब्जर्वेशन एक होता है आपका कि जैसे जो आपका प्राकृतिक जो आपका अवलोकन होता है किसी चीज़ पे, मतलब जो नेचुरली हमारी हैबिट होती है वो। ठीक। इसमें क्या है? कैजुअल में जो है आपका, हाँ जी, तो देखिए, तो कैजुअल और ये हमारा हो गया था साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कि वो नेचुरली जो है आपका जो है कंडीशन उस हिसाब से हो जाता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा करके देखने की, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन वो होता है कि जिसमें जो बायसनेस की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उसमें हम अपने भी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को भी हम गेन करने लगते हैं कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप बिल्कुल उससे अलग होकर के कर रहे हैं, कि सामने वाले की जो प्रक्रिया है और आपके जो इमोशंस या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसमें वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है। पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हम उसको कहते हैं कि जिसमें हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर हमें किसी क्रिकेट टीम का जो है ऑब्जर्वेशन करना है, तो अगर मैं उसके एक मेंबर के तौर पे जो है खेल करके करूं, उस मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का करना है, तो मैं उस टीम में ज्वाइन हो जाऊं और फिर उस टीम में ज्वाइन होने के बाद मैं क्या करूं? उसका ऑब्जर्वेशन करूं रहकर। और नॉन पार्टिसिपेट क्या है? कि मैं दूर से दर्शकों की तरह बैठ करके उसके जो है हर एक रवैये को, हर एक चीज़ों को देखूं और नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन करूं। इसके अलावा भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी होता है, कि जो प्रत्यक्ष रूप से हो और जो एक अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए ऑब्जर्वेशन का जो टाइप है ना, वो मेनली अगर आप अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ये सारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, चाहे आपका पार्टिसिपेटिव हो चाहे नॉन पार्टिसिपेटिव हो, ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि लर्नर जो है, अगर वो जो ऑब्जर्वर करने वाला है, अगर वो पार्टिसिपेट करके किसी के साथ करता है, तो वहाँ पे बायसनेस की क्षमता बढ़ जाती है, बायसनेस की जो आपका रोल है वो बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
ह्यूमन है भाई, चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, है तो वो ह्यूमन, तो उसके अंदर भी सामने वाले के साथ रहते रहते क्या हो जाता है, उस हिसाब के क्वालिटी गुण आ जाते हैं कि वो उसकी फीलिंग्स को फिर वहाँ पे ऑब्जर्वेशन को पीछे छोड़ करके उसके साथ वो इमोशनली इन्वॉल्व अटैच होने लगता है। ठीक है, लेट्स सी द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। आपसे पेपर में शॉर्ट में यही पूछा था कि क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है। ऑब्जर्वेशन मेरिट का मेरिट क्या है कि ये नेचर इसका एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, लेकिन उतना रिलायबल नहीं होता है। अभी हम समझेंगे क्यों नहीं होता है। देखिए, नेचर में एक्यूरेट होता है क्योंकि आप सामने वालों को जो देखते हैं, कोई आपको क्या बता रहा है, उससे ज़्यादा आप उसके एक्शंस से पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का आदमी है या लड़की है, लड़का है। ठीक है, क्योंकि जो एक्शंस हैं वो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये प्रोवर्ब भी है आपका कि किसी का कार्य बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, न कि उसके शब्द। डायरेक्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, इसके द्वारा आप जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑब्जर्व किया चीज़ों को और डाटा को कलेक्ट किया। पावर ऑफ प्रेडिक्शन इसमें ज़्यादा हाई होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि छोटे बच्चे इस उम्र में ऐसा ऐसा करते हैं, तो किसी ने तो उसकी ऑब्जर्वेशन की होगी ना, किसी ने तो उस चीज़ को किया और आज के डेट में उसको प्रेडिक्ट करते हैं, वो प्रेडिक्शन सब बच्चों पे लागू हो जाती है। अच्छा, बच्चों के केस में अगर हम ऑब्जर्वेशन को देखें तो हमारा पार्टिसिपेटिव नहीं होगा, नॉन पार्टिसिपेटिव होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना कि अगर आप उनके साथ मिल जाएंगे तो वो फिर बिहेवियर छोड़ देते हैं। जैसे आप देखेंगे जब बच्चे अकेले में हो तो उनका बिहेवियर कुछ और होता है, जब वो किसी के साथ होते हैं तो बहुत थोड़े अजीब होते हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग जो स्वभाव है, उसके लिए जो आपका अवलोकन है उसकी अलग अलग प्रक्रिया होती है। ये एक सिंपल मेथड है और वाइड स्टडीज़ के थ्रू लोग करते हैं, बहुत सारे जो है आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप चीज़ों को यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें? तो ये इसका मेरिट है। डीमेरिट देखिए, पहला तो इसकी वजह से चूंकि आप प्रेजेंट की चीज़ों को ही देख सकते हैं, पास्ट की चीज़ों को आप नहीं जो है अवलोकन कर सकते हैं, ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरा है इसमें आर्टिफिशियल बिहेवियर। अगर आप पार्टिसिपेटिव मोड में जाते हैं, सामने वाले को पता लग जाता है कि अरे आपका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में है, तो आप बहुत ही आर्टिफिशियली बिहेवियर करने लगते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज के डेट में जो मोबाइल सेल्फी कैमरा है, अभी आप क्या कर रहे थे, कैसे खा रहे थे, ये मैटर नहीं करता, जैसे ही सामने कैमरा आता है लोगों के चलने का, खाने का, बोलने का, हंसने का, सब चीज़ का रवैया बदल जाता है। सो इन द सेम वे ऑब्जर्वेशन वर्क करता है कि जब लोगों को पता लग जाता है, नहीं पता है तब तो वो अपना रेगुलर करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पता लग जाता है तो यहाँ पर ये चीज़ जो है बायसनेस में चली जाती है, आर्टिफिशियल इसमें डिफेक्ट आ जाता है। कलेक्शन ऑफ अननेसेसरी डाटा, इसमें जैसे कि काम की कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन उससे ज़्यादा बिना काम की चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाती हैं। ठीक है, आपको पता है क्योंकि किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हो आप, तो अगर आपको उसकी हैबिट्स का ऑब्जर्वेशन करना है तो वो हैबिट्स आपको 24 घंटे या जब तक आप देख पा रहे हो तब तक आपको देखना है। उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके काम की नहीं होंगी, तो वो भी इसमें आ जाती हैं। लैक ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये इंपॉर्टेंट इसका है। क्यों रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की कमी है? वैलिडिटी तो ये है कि अगर आज उसने ये काम किया, कल को हो सकता है उसने दूसरा काम कर दिया, तो यहाँ पर उसकी वैलिडिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और रिलायबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी और के द्वारा देखी गई चीज़ है, किसी और ने अपना अवलोकन लगाया है। तो आपको ये भी पता होगा कि ये अवलोकन विधि का एक बहुत प्रॉब्लम है। वी सी द वर्ल्ड एज वी आर, नॉट एज इट इज़। हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं, जैसे हम होते हैं। तो भाई हम ये कैसे मान लें कि जो सामने वाला व्यक्ति अवलोकन कर रहा है, हो सकता है कि अगर उसके अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति है तो सामने वाले के द्वारा किए गए सही कार्यों को भी वो उसी दिशा में देखे, या अगर वो सकारात्मक है तो सामने वाला गलत करे तो वो उसको पॉजिटिव में देखे। सो यहाँ पर बायसनेस तो आती ही आती है, तो यहाँ पर रिलायबिलिटी नहीं होती है, विश्वसनीयता नहीं होती और वैलिडिटी भी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? तो मेरिट डिमेरिट को ध्यान से देखेंगे, हालांकि मैंने आपको समझा दिया है तो उसको भी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। ये भी आपसे शॉर्ट में पूछा गया है ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। हिंदी में इसको हम कहते हैं आत्मकथा। जब हम बात करते हैं आत्मकथा की तो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी अपनी स्वयं की जीवनी होती है आत्मकथा। क्या होती है आत्मकथा? किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी अपनी स्वयं की जीवनी। बायोग्राफी जो होती है, अगर ऑटो लगा दें, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो लिखा जाता है आत्मकथा। तो अपनी खुद की आत्मकथा, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपने लाइफ के बारे में अगर लिख रही हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं लाइफ, तो ये मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी क्योंकि इसको मैंने ही लिखा है। और मान लीजिए मेरी ही बायोग्राफी और किसी और ने लिखी तो दैट इज़ बायोग्राफी, क्योंकि उसको किसी और ने लिखी है। ठीक है, तो अगर आप खुद लिख रहे हैं तो वो ऑटो हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो सिंपल बायोग्राफी होगा। ठीक है,
अब देखिए ऑटोबायोग्राफी जो है आपका, इट मीन्स लाइफ स्केच, जो आपका जीवन का पूरा पर्यंत है, जो आपका पूरा जीवन है उसके बारे में लिखा बाय ए पर्सन हिमसेल्फ या हरसेल्फ। क्लियर है, चाहे वो लड़की लड़का कोई भी हो। इट इज़ अ सब्जेक्टिव मेथड, ये एक सब्जेक्टिव मेथड होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को छिपा दूं, हाइड कर दूं, हो सकता है, बिल्कुल होगा। ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि हम अपने फ्लॉज दिखाना नहीं चाहते हैं दुनिया को। डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट आर गिवन, तो ये एक आत्मनिष्ठ विधि है, इसमें हम पास्ट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन देते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं देते हैं ना। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट तो आप वहाँ तक बताएं कि अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर कल तो वो पास्ट हो गया ना, जैसे ये समय मैंने लिखा वैसे ही तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर व्यक्ति का पास्ट ज़्यादा दिखता है और साथ ही एक सब्जेक्टिव विधि होती है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो देखिए टाइप कितने हैं, पहला है डायरेक्टेड ऑटोग्राफी, दूसरा है नॉन डायरेक्टेड ऑटोबायोग्राफी और तीसरा है मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी। तीनों को ध्यान से समझेंगे। जब हम डायरेक्टेड ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं मतलब निर्देशित आत्मकथा। निर्देशित आत्मकथा का मतलब ये है कि पहले से ना कुछ आपके प्रोफार्मा सेट हैं और आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताना है, देना है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपने मन से लिखने की क्षमता मतलब कह सकते हैं राइट नहीं होता है। जैसे इसका जो डिज़ाइन होता है वो पहले से प्रिपेयर होता है, किसका, निर्देशित। आपको निर्देशित किया गया है कि ये चीज़ें लिखिए, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखा है, तो ये आपका डायरेक्टेड ऑटोबायोग्राफी होगा। कल समझ में आया? जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है, बट ये आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे ना तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। देखिए मैं बताती हूँ, जब आप इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे तो जैसे मैंने फैमिली के बाद कॉमा देके इकोनॉमिक लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपने लिख दिया फैमिली, फिर उसके बाद नीचे आपका हो जाएगा इकोनॉमिक कंडीशन, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे रिलीजन। इस तरीके से मतलब आपका 1 to 1 लाइन के नीचे लाइन आप लिखेंगे और ये डायरेक्टेड होगा कि पहले से उसमें कुछ चीज़ें हैं उसी के बारे में आपको लिखना है, सोशल स्टेटस के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। ठीक है। पर्सनल, नॉन डायरेक्टेड मतलब यहाँ किसी ने निर्देशित नहीं कर रहा है कोई आपको, पर्सनल भी कहते हैं इसको। यहाँ आप अपने मन का लिखिए, जो मन करे वो लिखिए। राइट वॉट ही डिज़ायर, मेरा मन कर रहा है तो मैं जो लिखूँ, मेरा मन करे मैं अपनी एजुकेशनल लाइफ के बारे में लिखूँगी, ठीक, मेरा मन करे मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखूँगी, ठीक, जिसके बारे में। मिसमैनेज्ड इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिसमैनेज्ड होता है। क्यों इन्फॉर्मेशन मिसमैनेज्ड होता है, मेरा मन कर रहा है तो मैं अपने धर्म को आखिरी में बताऊँगी, मेरा मन करेगा तो मैं कहीं भी किसी भी चीज़ को डाल दूँगी, लेकिन क्या यहाँ ऐसा है? नहीं, यहाँ चीज़ें डिज़ाइंड है पहले से डायरेक्टेड में, लेकिन यहाँ डिज़ाइन नहीं है। तो डिज़ाइन नहीं होने की वजह से ये मिसमैनेज्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। मिक्स्ड में दोनों रूप होता है, मतलब उसमें कुछ पार्ट डायरेक्टेड का भी होगा और कुछ पार्ट आपका नॉन डायरेक्टेड या पर्सनल का होगा। क्लियर है? लेट्स सी द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल टेस्ट। देखिए यहाँ पे अगर हम मेरिट की बात करें तो यूनिक इंसाइट्स, इसकी मदद से हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ यूनिक इंसाइट्स मिलते हैं हमें, व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों का पता लगता है जो शायद हम आमतौर पर नहीं देख पाते हैं। बैलेंस्ड राइटिंग, इससे जो व्यक्ति है उसकी राइटिंग क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। वैसे डायरी लिखना बहुत ही अच्छी बात होती है और जो लोग लिखते हैं उनकी मेमोरी भी काफ़ी इन्हांस्ड होती है। इंट्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसका ये मेरिट है। डीमेरिट, पर्सन ट्राई टू हाइड हिज शॉर्ट कमिंग्स, मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपने कुछ उसमें ऐसी चीज़ें लिख दी हैं तो उसका मिसयूज भी हो जाता है ऑटोबायोग्राफी के केस में। ठीक है। अच्छा, तो ये टीचर या कोई कैसे कर सकता है, ये तो आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आप ये टेस्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हम अभी किसके अंदर पढ़ रहे हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर। सो ये हमारे लिए कैसे हेल्प करेगा, तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के बारे में जानना है, कुछ ऐसा है, तो हमने उसको कह दिया कि आप डायरी लिख कर ले आइए, बच्चों को कह दिया कि आप अपने लाइफ के बारे में अभी तक जितना है आप लिख कर ले आइए, या कुछ प्रॉब्लम है तब आप करके ले आइए। तो जब बच्चा लिख कर ले आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को तो छुपाएगा, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें पता लगेंगी ना उसके पर्सनालिटी के बारे में जो हम पहले से नहीं जानते होंगे, तो उसके आधार पर फिर उसका इवेल्युएशन करना, उसके आधार पर उसको गाइड करना, इस तरीके से। क्लियर है ये बातें? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर मेथड भी आपका जो है शॉर्ट में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चनायर आपका लॉन्ग में पूछा गया है, शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग में पूछा है। क्वेश्चनायर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। देखिए जैसे नाम से ही क्लियर है, क्वेश्चन की पूरी लिस्ट, क्वेश्चनायर, क्वेश्चन की पूरी लिस्ट क्वेश्चनायर। Questionnaire is a list of question to be answered by an individual or group of individual to get facts or information। तो जब आपके सामने प्रश्न आएंगे तो आप उनसे फैक्ट या इन्फॉर्मेशन ही तो निकाल पाएंगे ना। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिया जाता है एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, ठीक, ताकि वो उसका जवाब दे सकें। अब इसके भी 3 प्रकार होते हैं, किसके, आपके क्वेश्चनायर को। हिंदी में इसको प्रश्नावली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नावली। ठीक है।
पहला है आपका क्लोज्ड एंडेड। क्लोज्ड एंडेड का मतलब होता है बंद रूप। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक प्रकार होता है। एक होता है ओपन एंडेड। तो पहले क्लोज्ड और ओपन को समझिए। कोई चीज़ बंद है और कोई, ये बंद नहीं है, ये बंद है, और कोई चीज़ क्या है आपकी ओपन है, ठीक है। ये दो तरीके से है। तो जब हम क्लोज्ड एंडेड की बात करेंगे तो इसमें हम ऐसे प्रश्नों को डालेंगे जिसमें सामने वाले की अभिव्यक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये बंद है। उसको सिर्फ येस, नो, राइट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स जैसे होता है ना, जैसे कंप्यूटर में ट्रू फॉल्स, वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। वहाँ आपको और अपने से कुछ मिलाना लगाना कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको येस या तो नो में से एक को टिक करना है। दैट इज़ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन आयर। जैसे आपको बाहर घूमना पसंद है, हाँ या ना। आपको जैसे क्या खाने में पिज़्ज़ा पसंद है कि बर्गर, दो ही ऑप्शन दिया, अब उसी दो में से आपको एक टिक लगाना है, ठीक। तो ये आपका क्लोज्ड एंडेड है। जैसे कि क्या आपको बाहर जाना पसंद है, ये सारी चीज़ें। आपका जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है, तो वो आपका हो जाएगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में बहुत दिमाग नहीं लगाना, ये आसानी से समझ में आ जाते हैं, इसके द्वारा फैक्चुअल डाटा हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं ओपन एंडेड की। तो देखिए ओपन एंडेड तो इसका क्या मतलब है कि खुला है, आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दिया जाएगा और इसके आधार पे आप क्या करेंगे, अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्रिप्टिव आंसर में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स डू यू लाइक। अब इसमें जब आपको लिखने को दिया जाएगा तो सभी अलग अलग लिखेंगे। भाई मुझे कबड्डी भी पसंद है, मुझे क्रिकेट भी पसंद है, मुझे बैडमिंटन भी पसंद है, मुझे फेंसिंग भी पसंद है, मुझे जो है आपका टाइकांडो भी पसंद है। तो आप अलग अलग सब अलग अलग लिखेंगे। विच टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक, तो यहाँ ज़रूरी है कि आप बर्गर पिज्ज़ा ही लिखें, आप दाल चावल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये ओपन एंडेड है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देने की छूट होती है। एक होता है पिक्टोरियल क्वेश्चन आयर। पिक्टोरियल क्वेश्चन आयर जैसे कि आपको पिक्चर्स के माध्यम से देगा। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है, जो बच्चे होते हैं छोटे, जो पढ़ नहीं पाते, जो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं उनमें, और साथ में जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो आपके इलिटरेट होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, उनके लिए। कि आपने जैसे फिगर के माध्यम से बता दिया, जैसे आपने देखा होगा कि 3-4 फिगर बने रहते हैं। एक में मान लीजिए कोल्ड कॉफ़ी कुछ बना है, आपको इनमें से कौन सा पसंद है, आप उस पर टिक कर देंगे, भाई मुझे तो दूसरा वाला पसंद है। दैट इज़ क्वेश्चन आयर, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में, जब पिक्चर्स इमेजेस के फॉर्म में कोई चीज़ आपको गिवन है तब। नेक्स्ट है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है कि यहाँ पर आपको रेटिंग देना होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बिहेवियर और ट्रेट इन अ पर्सन इज रेटेड इन द टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कि कोई चीज़ किसी के बिहेवियर में, किसी के ट्रेट में, या कोई वस्तु है, उसको आप क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे क्या करते हैं, रेट देते हैं। दैट इज़ रेटिंग स्केल। आप अक्सर देखते होंगे जो आप ऐप्स मोबाइल में चलाते हैं उसका रेटिंग आता है कि आप इसको कितना रेटिंग देंगे, 5 में से 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, तो दैट इज़ रेटिंग। जैसे आपको दे दिया कि भाई खाने का मेन्यू है, आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर भी, तो आप इसको कितना स्टार देंगे, तो 1 स्टार दे रहे हैं। सर्विसेज को आपने 2 स्टार 1 स्टार दिया, तो दैट इज़ द रेटिंग स्केल, ठीक है। क्वेश्चनायर से मिलता जुलता होता है, लेकिन रेटिंग जो है आपकी, इसमें आपको रेटिंग देना होता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पर। केस स्टडी की यूटिलिटी शॉर्ट में पूछी गई थी। केस स्टडी क्या होता है, देखिए डिस्क्रिप्टिव, जब हम बात करेंगे कि किसी भी चीज़ का बहुत डेप्थ में ज्ञान लेना है किसी व्यक्ति का, हमेशा याद रखिएगा केस स्टडी एक बार में एक ही बच्चे का आप कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक साथ 10 बच्चों का, 2 बच्चों का भी नहीं कर पाएंगे, एक बार में एक का ही आप केस स्टडी करते हैं, बहुत ही डेप्थ में उसके हर एक पॉइंट को जानना, उसके अप्स और डाउन्स को जानने का काम हम केस स्टडी में करते हैं। खास तौर पे जिन बच्चों के साथ थोड़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं उनके साथ केस स्टडी किया जाता है। बहुत इसको करने के लिए मतलब पेशेंस भी चाहिए होता है और बहुत इसमें मतलब टाइम भी टेकिंग होता है। किसी व्यक्ति या समूह का विस्तृत अध्ययन, यहाँ समूह का मतलब ग्रुप में पीपल नहीं है, समूह का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कोई भी एक समूह है, एक्स समूह है, तो इस पूरे समूह का आप कर रहे हैं, उसमें सब व्यक्तियों का नहीं कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार में एक ही, तो वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई आपका इंस्टीट्यूशन भी, जैसे विद्यालय का करना है तो विद्यालय में सभी आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक हम विद्यालय ले रहे हैं XYZ, तो वो पूरा XYZ विद्यालय का होगा, पर उस विद्यालय के हर एक बच्चे का नहीं कर रहे हैं, विद्यालय का कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि केस स्टडी अक्सर हम जो है ह्यूमंस का ही करते हैं, ठीक। देखिए, यह समूह का विस्तृत अध्ययन ही व्यक्ति अध्ययन का जीवन होता है। इसका लाइफ क्या होता है, किसी का भी डिस्क्रिप्टिव जब हम स्टडी करते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं। यूटिलिटी की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उपयोगिता की बात करें, सब कुछ यही है। सबसे पहला डेप्थ स्टडी, विस्तृत अध्ययन, जटिल समस्या का समाधान।
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन से बच्चे को बहुत प्रोवोक करती हैं। सबकी अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा जीवन इतना अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने हमको इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी है तो सबका ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं होता। बहुत बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं पास्ट को लेकर के, फिर उनके प्रेजेंट अच्छे से नहीं होता तो उनके साथ कुछ समस्याएँ होती हैं। तो वो जो जटिल समस्या होती है उसका सुझाव हमें केस स्टडी के द्वारा मिलता है। जो कुसमायोजित बच्चे होते हैं, मैल एडजस्टेड चाइल्ड होते हैं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं, उनका केस स्टडी के द्वारा हम इजीली जो है यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन डाटा कलेक्शन थ्रू वेरियस मीन्स, यहाँ पर जब आप डाटा कलेक्ट करते हो ना तो आपको कई सारे तरीक़ों से आप कर सकते हो, आप जैसे चाहो। अब इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं पहले वो समझिए। अगर आप किसी का व्यक्ति अध्ययन करना चाहते हैं, केस स्टडी करना चाहते हैं, तो आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले आएंगे किसी बच्चे के बारे में? तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है कि आप टेस्ट का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में उनके पेरेंट्स से पूछेंगे, उनके दोस्तों से पूछेंगे, मतलब उसके आसपास जो बच्चे का इन्वायरमेंट है वहाँ उपस्थित सभी लोगों से उसके बारे में जानेंगे। उसके पेरेंट्स से उसकी पास्ट हिस्ट्री को जानेंगे, बचपन में जानेंगे कि भाई कोई उसको ऐसा बहुत एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, कुछ ऐसा स्कूल में पता करेंगे। यही सारे इसके सोर्सेज में आ जाएंगे। तो अगर आपको शॉर्ट लगेगा तो आप सोर्सेज को भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको जितनी चीज़ें यहाँ लिखती मैं कम हूँ, बट अब मेरा मेन फोकस एक्सप्लेनेशन पे रहता है, कॉन्सेप्ट पे रहता है, तो मैं उसको आपको अच्छे से समझाने का काम करती हूँ। ठीक है, लिखा हुआ अगर आप देखेंगे कि इंग्लिश है, हिंदी है, थोड़ा सा लिखा है, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एंड इंटेंसिव स्टडी, इसके द्वारा एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है। आप देखेंगे तो केस स्टडी में भी ना आपके तरीके होते हैं, जैसे कि पहला होता है प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, कि पहले उसके पास्ट हिस्ट्री इन सबको जानना, फिर होता है प्रेजेंट, ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है, फिर उसके आधार पे यहाँ पर रिपोर्ट बनाई जाती है कि अच्छा ये है मेल फीमेल, उसमें भी अलग अलग आपको होता है, ट्री डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान में जितने लोग होंगे वो जानते होंगे, उसमें भी गर्ल और बॉय के अलग अलग साइन होते हैं। ठीक है, उसके आधार पे उस बच्चे का ट्री डायग्राम बनाया, तो उसकी पूरी फैमिली ट्री बनाई जाती है, किसके साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो बहुत ही गहन अध्ययन इसके द्वारा करना संभव हो पाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिंगल ग्रुप और पर्सन और कम्युनिटी, जैसा मैंने बार बार बताया, कंफ्यूज मत होइएगा कि हमेशा इसमें एक ही व्यक्ति का, एक ही समूह का या एक ही समुदाय का हम एक बार में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बातें? तो ये आपका पूरा के पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपका एक टॉपिक अभी बचा हुआ है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में, जो कि है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का। किसका है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। संचयी अभिलेख पेपर में आया हुआ, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। उसका जो फॉर्मेट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ जाएंगे तो आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और इसके साथ ही अधिक से अधिक दोस्तों को इसको साझा किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।